गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हेलोजन व्युत्पन्न चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे CsP2x आबंध युक्त यौगिक। इसके अंदर ये रहेगा कि हेलोजन परमाणु है वो उस कार्बन परमाणु से जुड़ा रहेगा जिसका संकरण वो sp2 होगा। इसके आधार पर इन यौगिकों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है वाइनिलिक हैलाइड। अब वाइनिलिक हैलाइड है वो हैलाइड होते हैं जिनमें हेलोजन परमाणु है वो एलिफेटिक sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X। तो ये हेलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो ये यौगिक और ये जो समूह है वो रहना चाहिए एलिफेटिक। तब हम इस प्रकार के हैलाइड को कहेंगे वाइनिलिक हैलाइड। और दूसरा प्रकार होता है वो होता है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड में क्या होगा कि यही हेलोजन परमाणु है sp2 संकरित एरोमेटिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहेगा। तब हम उन यौगिकों को एरिल हैलाइड कहेंगे। जैसे ये हेलोजन परमाणु और ये जुड़ा हुआ रहेगा एरोमेटिक यौगिक अर्थात बेंजीन वलय के इस sp2 संकरित कार्बन परमाणु से, तो ये यौगिक कहलाएगा एरिल हैलाइड। तो इस प्रकार से हम sp2x आबंध युक्त यौगिकों को वाइनिलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत हम हेलोजन व्युत्पन्न में कि हम इन यौगिकों के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो नामकरण के लिए हमें नामकरण, तो हम हेलोजन व्युत्पन्नों के नामकरण के लिए हमें सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के नामकरण आना चाहिए और उसके आधार पर ही हम हेलोजन व्युत्पन्नों के जो नामकरण है वो सामान्य नाम पद्धति और IUPAC नाम पद्धति के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे हम कार्बन 1 से शुरू करते हैं तो CS3 ये Cl ये यौगिक हो गए हेलोजन व्युत्पन्न, और यहाँ पर हम इनका सामान्य नाम लिखेंगे और यहाँ पर हम इनका IUPAC नाम लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, अगर हम CH3 है यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन जोड़ दें तो ये कहलाएगा मेथेन, और मेथेन का हाइड्रोजन परमाणु हट करके हेलोजन Cl जुड़ा है तो ये मेथेन बन गया मेथिल और ये Cl हो गया क्लोराइड। तो ये नाम कहलाएगा सामान्य नाम। तो ये मेथेन से बना हुआ समूह एल्किल समूह है तो ये मेथिल हो गया, और हेलोजन क्लोरीन है तो इसका नाम लिखा जाएगा क्लोराइड। तो सामान्य नाम हो गया मेथिल क्लोराइड। इसी प्रकार से हम एक कार्बन आगे बढ़ाते हैं CS3 सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड Br। तो इसमें दो कार्बन परमाणु है और इसका नाम हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। और इसी प्रकार से कार्बन संख्या 3 लेते हैं तो CS3 सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड Cl लिख दिया हमने। तो इसमें तीनों कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इनको लिखा जाएगा N प्रोपिल क्लोराइड। क्योंकि तीनों कार्बन परमाणु एक श्रृंखला में जुड़े हैं इस समूह को कहा जाता है N प्रोपिल, और हेलोजन इससे जुड़ा हुआ है तो इसको लिखेंगे हम N प्रोपिल क्लोराइड। अब तीन कार्बन को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CS3 सिंगल बॉन्ड Cl। तो इसके अंदर जो हेलोजन परमाणु ये जो समूह जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है आइसो समूह, और कार्बन कितने हैं 3 हैं तो आइसो समूह से जुड़ा हुआ है और 3 कार्बन है
1 2 3 तो प्रोपिल हो गया, तो इसका नाम हो गया आइसो प्रोपिल क्लोराइड। इसी प्रकार से हम 4 कार्बन के लिए लेते हैं, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, इसका नाम होगा, ये एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और 4 कार्बन हैं, तो ये हो गया N ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है, अब इसी श्रृंखला को हम दूसरे रूप में लेते हैं, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये समूह होता है आइसो समूह, और इसमें हमने एक कार्बन और बढ़ा दिया, तो ये आइसो है, कार्बन 4 हो गए तो आइसो ब्यूटिल हो गया, और ये Br है तो ब्रोमाइड हो गया, तो ये बन गया आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम इस समूह को यहां लेकर के आते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CHBr, तो ये जो समूह बना है ये सेकेंडरी अर्थात द्वितीयक बन गया, तो इसको हम लिख सकते हैं सेकेंडरी या द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसी प्रकार से हम 4 कार्बन के एक रूप और को भी व्यक्त कर सकते हैं, वो होता है तृतीयक, तो तृतीयक के लिए CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br, तो इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु है वो तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, कार्बन परमाणु की संख्या हो गई 1 2 3 4, तो ये कहलाएगा ब्यूटिल, तो इसका नाम हो जाएगा टर्सरी तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो ये इस प्रकार से इन हेलोजन युक्त यौगिकों का एल्किल हैलाइड का सामान्य नाम लिखे जाते हैं। अब इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि इन यौगिकों के आईपीएसी नेम, तो आईपीएसी नेम के लिए ये ध्यान रहना चाहिए कि हेलोजन परमाणु है वो केवल प्रतिस्थापी होता है, तो इसका नामकरण के अंदर पहले इन हेलोजन परमाणु की स्थिति को लिखना। दूसरी चीज ये ध्यान रखना चाहिए कि नामकरण करते समय हमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है उसका चयन करना जरूरी है, यदि उसमें गलती होती है तो पूरा नामकरण गलत हो जाता है। जैसे अगर हम आईपीसी नेम के अंदर पहले लिखें तो इसमें केवल एक कार्बन है और यहाँ पर हेलोजन है वो Cl है, तो हेलोजन वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको 1 क्लोरोमेथेन, और एक कॉमन नाम होता है ये हेलो एल्केन कहलाएंगे, हेलो एल्केन कहलाएंगे सारे के सारे यौगिक, और ये सामान्य नाम पद्धति के अंदर ये सब के सब कहलाएंगे एल्किल हैलाइड कहलाएंगे, ये कॉमन नेम है। तो अब एल्किल हैलाइड मेथिल क्लोराइड, तो एल्किल की जगह मेथिल आ गया और हैलाइड की जगह क्लोराइड आ गया, एल्किल की जगह एथिल आ गया और हैलाइड की जगह ब्रोमाइड आ गया। इसी प्रकार से हम आईपीसी नेम के अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो पहला नाम लिखा जाएगा हेलोजन का, तो उसकी स्थिति को व्यक्त करके उसके बाद में हाइड्रोकार्बन का नाम लिखा जाएगा। और अब ये इसके अंदर दूसरा है तो हम 1 और 2 लिख दिया, तो इसको लिखेंगे हम 1 ब्रोमो एथेन। इसी प्रकार से इसका नाम 1 2 3 हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन करके कार्बन अंकन कर दिया, तो इसका नाम हो गया 1 क्लोरो प्रोपेन। अगर जहां पर यदि Cl की जगह Br IF जो भी हो तो उस नाम को पहले स्थिति लगा करके लिख देना चाहिए। इसी प्रकार से हम इसमें देखें तो 1 2 और 3, तो इसका नाम हो जाएगा कि Cl वो 2 नंबर कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो इसका हम लिखेंगे 2 क्लोरो, 3 कार्बन है तो नाम हो गया प्रोपेन। कहीं ऐसे नहीं मत करना 1 2 लिख दिया तो आप 1 क्लोरो 1 मेथिल एथेन, ये गलत होता है, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना जरूरी होता है। अब इसके अंदर 1 2 3 और 4, तो इसमें Br है वो 1 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 ब्रोमो
4 कार्बन है तो ये हो गया ब्यूटेन। इसी प्रकार से अगले में हम लेते हैं 1, 2 और 3। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें 1, 2, 3 तो ये प्रतिस्थापी है, 1, 2, 3 तो ये प्रतिस्थापी है, इसका नाम हो जाएगा। अब इसके अंदर प्रतिस्थापी हो गए 2, एक तो हो गया Br ब्रोमो और एक हो गया मेथिल। तो अल्फाबेट के अनुसार Br पहला जाएगा, मेथिल बाद में आ जाएगा। तो इसी से हम देखते हैं तो ये नाम हो गया 1 ब्रोमो, 2 मेथिल या 3 है तो नाम हो जाएगा प्रोपेन। इसी प्रकार से हम इसका देखेंगे तो इसके लिए हम देंगे 1, 2, 3 पर आ रहा है Br, इधर से कार्बन श्रृंखला चयन करते हैं तो 1, 2, 3 और 4। तो इसके लिए क्या होगा कि हम अगर नाम लिखें तो Br जुड़ा हुआ है 2 नंबर कार्बन से, तो ये 2 ब्रोमो 4 कार्बन है, ब्यूटेन हो जाएगा। तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसी प्रकार से इसके लिए लिखें तो इसमें एक ध्यान रखना कि सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। कई बार हम लिख देते हैं 1 और 2, ये गलत है। 1, 2, 3, 1, 2, 3 ये आधा ले लिया तो हम कार्बन श्रृंखला चयन 1, 2 और 3। तो इसका हो गया 2 पर Br जुड़ा हुआ है और 2 पर ही मेथिल जुड़ा, तो प्रतिस्थापी की स्थिति 2 पर आ गई और कार्बन श्रृंखला हो गई 3 कार्बन युक्त। तो नाम हो गया 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। इसमें जो ब्रोमो है B से स्टार्ट होता है, मेथिल M से, तो अल्फाबेट में जो अक्षर पहले आता है उसको पहले लिखा जाता है। इस प्रकार से ये हेलोजन युक्त यानी एल्किल हैलाइड है, इनके सामान्य नाम और आईपीसी नाम इनको आप एक बार नोट कर लीजिए। इनमें कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए। अब इसी चैप्टर के अंतर्गत हम आगे बढ़ेंगे जो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन है। एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन के अंदर हेलोजन परमाणु है, वो कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। तो कार्बन परमाणु से जुड़े रहने के कारण तो उस बंध की प्रकृति क्या होती है, कार्बन है और हेलोजन है, दोनों एक दूसरे से जब क्रिया करते हैं तो सहसंयोजक बंध बनाते हैं। और इस सहसंयोजक बंध की प्रकृति क्या होती है, यही इस चैप्टर के लिए मुख्य रहेगा। और ये इस प्रकृति से ही हम हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड है इनके भौतिक गुण और रासायनिक गुणों की व्याख्या करेंगे। तो इसमें C सिंगल बॉन्ड X आबंध की प्रकृति, तो हम देखेंगे कि एल्किल हैलाइड में जो C सिंगल बॉन्ड X बंध है उसकी प्रकृति क्या होती है। तो किसी बंध की प्रकृति है, हम पढ़ते आए हैं कि या तो होती है अध्रुवीय या होती है ध्रुवीय। अध्रुवीय यौगिकों का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, जबकि ध्रुवीय यौगिकों का द्विध्रुव आघूर्ण 0 से अधिक होता है। और ये निर्भर किस पर करता है कि जो बंध बनता है दो परमाणु के बीच में, उनके अंदर जितना अधिक विद्युत ऋणताओं का अंतर होगा उस बंध की ध्रुवीय प्रकृति उतनी ही अधिक होगी। जैसे कि ये पेन है और यहाँ पर एक कार्बन परमाणु है और ये हाथ पकड़ा हूं, ये हेलोजन है। अगर इस हेलोजन परमाणु इसको खींचने की शक्ति ज्यादा होगी तो ये पेन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। पेन क्या है, एक सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन है। जब ये इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु के ठीक बीच में स्थित होते हैं तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन न तो इसकी ओर रहेगा न इसकी ओर रहेगा। उस स्थिति में हम कहेंगे कि उस बंध की प्रकृति अध्रुवीय होगी। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो होता है ऋण आवेश। अब यदि मान लीजिए मेरा ये वाला हाथ है, ये इसको अपनी ओर खींच रहा है, अर्थात सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होगा। तो इस हाथ पर अर्थात इस परमाणु पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा और इस हाथ पर जो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उस पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों का किसी एक परमाणु की ओर विस्थापित होना, वो बंध की प्रकृति कहलाती है ध्रुवीय। और ऐसे यौगिकों की को द्विध्रुव आघूर्ण है वो 0 से अधिक होता है। जैसे एल्किल हैलाइड के अंदर
ये हेलोजन परमाणु है, कार्बन परमाणु से जुड़ा है और ये कार्बन परमाणु होता है sp3 संग्रहित। कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होती है। तो हेलोजन परमाणु क्या करेगा, कार्बन परमाणु को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे हेलोजन परमाणु की ओर, तो इस हेलोजन परमाणु पर क्या रहेगा, आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। और इस पर कार्बन परमाणु से इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने से अर्थात ऋणावेश की कमी होने से इस पर आ जाएगा आंशिक धनावेश। इस कारण से एल्किल हैलाइड के अंदर C सिंगल बॉन्ड X आबंध की प्रकृति ध्रुवीय होती है। अर्थात इन यौगिकों के अंदर एल्किल हैलाइड में जो है C सिंगल बॉन्ड X बंध है, इसका मान द्विध्रुव आघूर्ण है वो हमेशा शून्य से अधिक रहेगा। अब ये निर्भर किस पर करता है, अगर जैसे ये कार्बन है और ये हेलोजन है, यहाँ हेलोजन परमाणु के अंदर F, Cl, Br और I ये होते हैं। अब हम देखते हैं कि अभी मैंने बताया कि आबंध की जो प्रकृति है वो निर्भर करती है विद्युत ऋणता पर। जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी या विद्युत ऋणताओं में अंतर ज्यादा होगा, उस बंध की प्रकृति उतनी ही अधिक ध्रुवीय होगी, अर्थात उस बंध का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक रहेगा। तो यदि हम इस कार्बन से फ्लोरीन जोड़ें जिसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है, तो इस बंध की ध्रुवीय प्रकृति सबसे अधिक हो जाएगी। और अगर Cl जुड़ा हुआ है तो इसकी विद्युत ऋणता कम होने से इसकी ध्रुवीय प्रकृति कम होती जाएगी। अगर हम समान समूह लेकर के भिन्न भिन्न विद्युत ऋणता वाले अगर हेलोजन परमाणु लें तो इनकी प्रकृति जो ध्रुवीय प्रकृति है वो विद्युत ऋणता घटने से ध्रुवीय प्रकृति घटती जाएगी। अर्थात C सिंगल बॉन्ड F, C सिंगल बॉन्ड Cl, C सिंगल बॉन्ड Br, C सिंगल बॉन्ड I। यदि हमने एल्किल समूह है इनको समान रख दिया और हेलोजन परमाणु को अलग अलग कर दिया, तो हम देखते हैं F की विद्युत ऋणता सबसे अधिक रहेगी। अर्थात F है इस सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अधिक आकर्षित करेगा, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होगा, अर्थात इसकी ध्रुवीय प्रकृति अधिक होगी। F से Cl की विद्युत ऋणता कम होती है तो ये कम आकर्षित कर पाएगा, इस कारण से इसकी प्रकृति ध्रुवीय प्रकृति कम रहेगी और सबसे कम आयोडीन की रह जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ध्रुवीय प्रकृति है वो हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता घटने से घटती है। अब इसमें हम दो चीजें और देखते हैं कि ये जो ध्रुवीय प्रकृति बनती है या किसी बंध में द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है उससे यौगिक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एल्किल हैलाइड के अंदर जो C सिंगल बॉन्ड X बंध की जो ध्रुवीय प्रकृति है और इस कारण से हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश उत्पन्न होता है। तो इसी कारण से एल्किल हैलाइड है इस पर नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही यानी ऐसे अभिकर्मक जिन पर ऋणावेश हो या अतिरिक्त एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, जो किसी भी ऐसे स्थान पर आक्रमण करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो नाभिक स्नेही सदैव उस स्थान पर आक्रमण करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। तो नाभिक स्नेही है न्यूक्लियोफाइल है, तो वो एल्किल हैलाइड के अंदर या अभिक्रियाओं के अंदर क्या रहेगा कि इसका आक्रमण, क्योंकि NU इस पर इलेक्ट्रॉन है और ये इस पर ऋणावेश है, तो ये धनावेशित कार्बन पर ही आक्रमण करेंगे। ये कार्बन पर जो आंशिक धनावेश है वो हेलोजन परमाणु के अधिक विद्युत ऋणता के कारण उत्पन्न हुआ है। इस कारण से एल्किल हैलाइड है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। किस कारण से? C सिंगल बॉन्ड X बंध की प्रकृति के कारण। तो जैसे हम कर लिया C सिंगल बॉन्ड X, इस पर आंशिक धनावेश, इस पर आंशिक ऋणावेश, प्लस अगर हमने इस पर नाभिक स्नेही का आक्रमण करवाते हैं तो नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा कहां पर? धनावेशित कार्बन पर। तो ये क्या करेगा कि हेलोजन को हटा देगा और स्वयं
कार्बन से जुड़ जाएगा, तो ये बन गया क्योंकि Nu प्लस हैलाइड आयन का निष्कासन हो गया। तो हेलोजन परमाणु का हैलाइड आयन के रूप में निष्कासन है वो होता है नाभिक स्नेही के आक्रमण से, और इसी कारण से C सिंगल बॉन्ड X बंध की ध्रुवीय प्रकृति है, उसी कारण से हम एल्किल हैलाइड है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। ठीक है, अब इनका द्विध्रुव आघूर्ण और लंबाई है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जिस बंध की ध्रुवीय प्रकृति या द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होगा उसकी बंध लंबाई कम होगी। जैसे C सिंगल बॉन्ड F है, इस ये आ गया, हम क्रम बनाते हैं द्विध्रुव आघूर्ण का घटता क्रम। तो इसका मतलब है कि जब हेलोजन के रूप में आयोडीन जुड़ा हुआ है तो उस बंध का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे कम रहेगा, अर्थात ध्रुवीय प्रकृति सबसे कम रहेगी। तो इससे एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए हम देखते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा रहेगा, हेलोजन परमाणु कार्बन परमाणु को अपनी ओर अधिक आकर्षित करेगा। उस आकर्षण बल के कारण, अधिक आकर्षण बल के कारण नाभिक स्नेही का जैसे ही आक्रमण होगा, तो अगर यहाँ पर ये अधिक विद्युत ऋणता वाला कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है तो वो आसानी से नहीं हट पाएगा। उस कारण से नाभिक स्नेही की प्रतिक्रियाशीलता कम हो जाएगी, और जैसे ही ये हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ेगी तो C सिंगल बॉन्ड X बंध की लंबाई भी कम होती जाएगी। तो अगर हम इसी में लिखें C सिंगल बॉन्ड F, C सिंगल बॉन्ड F, ये आ गया Cl Br और C सिंगल बॉन्ड I। तो विद्युत ऋणता F की ज्यादा है तो F क्या करेगा, C के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करेगा, तो इसकी बंध लंबाई सबसे कम होगी, और फिर इसकी Cl की विद्युत ऋणता कम होने से ये C सहसुई बंध के इलेक्ट्रॉनों को कम आकर्षित कर पाएगा, तो इसकी बंध लंबाई बढ़ जाएगी और सबसे अधिक हो जाएगी C सिंगल बॉन्ड I की। और ये बंध की लंबाई है, ये क्रम बन गया बंध लंबाई का बढ़ता क्रम। अब हम देखते हैं कि बंध लंबाई है जैसे जैसे बढ़ेगी तो हेलोजन परमाणु कार्बन परमाणु से दूर जाएगा, और बंध लंबाई जितनी अधिक होती है उस बंध के टूटने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। इस कारण से हम देखते हैं कि C सिंगल बॉन्ड F फ्लोराइड की तुलना में आयोडाइड है, एल्किल आयोडाइड, वो अधिक क्रियाशील होते हैं। तो हम क्रियाशीलता का आधार, द्विध्रुव आघूर्ण और ध्रुवीय प्रकृति, ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और जब एल्किल हैलाइड के अंदर जो C सिंगल बॉन्ड X बंध की प्रकृति है, ध्रुवीय प्रकृति है, उस पर ही हम द्विध्रुव आघूर्ण, बंध लंबाई और इनकी क्रियाशीलता का निर्धारण कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड है या हेलो एल्केन है, मोनो हेलो एल्केन, इनके निर्माण की विधियां। एल्किल हैलाइड का विरचन, विरचन क्या होता है, निर्माण या बनाना, कि हम एल्किल हैलाइड है वो कैसे बनाएंगे। तो इसके बनाने के लिए एल्किल हैलाइड अनेक प्रकार की अपनी विधियां हैं, उसमें हम पहले देखेंगे एल्कोहलों से। अब है कि एल्कोहल है, इससे हम कई प्रकार की अभिक्रियाओं के द्वारा एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। तो इसमें हम पहली विधि पढ़ेंगे एल्कोहलों की
हेलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया से अर्थात एल्कोहल है वो हेलोजन अम्लों के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं। तो सामान्य रूप से हम एक अभिक्रिया लिखते हैं, वो है एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है ROH, यानी ऐसे यौगिक जिनके अंदर OH समूह उपस्थित हो वो एल्कोहल कहलाते हैं, और इसको हम साधारण रूप से हाइड्रोक्सिल समूह भी कहते हैं। तो अगर एल्किल समूह से OH जुड़ा तो वो एल्कोहल कहलाएगा। तो ये ROH एल्कोहल, और हेलोजन अम्ल है, अम्लों के अंदर होता है H+ और हेलोजन होता है X, तो हम इसको व्यक्त करेंगे HX। ये हेलोजन अम्ल, और इनकी क्रिया से हम देखते हैं कि ये जल का एक अणु H2O, तो ये बन गया बाहर से RX + H2O, तो ये बन गया एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हेलोजन अम्ल है वो कौन कौन से हैं। X की जगह हम लिखते हैं FCl, Br और I। तो अगर हम अम्लों के बारे में सोचें तो एक तो होता है HF, एक होता है HCl, एक होता है HBr और एक होता है HI। तो इसमें हम देखते हैं कि ये हेलोजन अम्ल है। HF है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है। अगर HF लें तो ये बहुत ही दुर्बल अम्ल होता है। क्यों? फ्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ये हाइड्रोजन प्रोटॉन है उसको त्यागने की प्रवृत्ति को बहुत ही कम कर देता है। इस कारण से इन अभिक्रियाओं में हम फ्लोरीन युक्त एल्किल हैलाइड प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब रह गया HCl, HBr और HI। इन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम है वो ये होता है HCl से अधिक क्रियाशील होता है HBr और HBr से अधिक क्रियाशील होता है HI। तो इन क्रियाशीलताओं के आधार पर हम देखते हैं कि यदि HCl से HBr अधिक क्रियाशील है, HBr से HI अधिक क्रियाशील है, तो इन यौगिकों के अंतर्गत हम HBr और HI को अभिक्रियाओं में पहले से बना करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील होने के कारण ये अस्थायी होते हैं और ये वायु में थोड़ा सा संपर्क में आते ही ये अपघटित हो जाते हैं और अपघटित होकर नए यौगिक बना लेते हैं। तो यहाँ पर HX अर्थात HBr, HI की जगह दूसरे यौगिक रहेंगे तो वो यौगिक हमें एल्किल हैलाइड बनाने में सहायक नहीं होंगे। तो हम इन अभिक्रियाओं में HBr और HI है वो सीधे काम में नहीं लेते हैं, इनका निर्माण हम अभिक्रियाओं के अंतर्गत ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम अगर पहले देखते हैं, हम एल्किल क्लोराइड प्राप्त करना है, एल्किल क्लोराइड, इसको हम लिखेंगे RCl से। इसको तो ये एल्कोहल है ROH+। यहाँ हेलोजन अम्ल के रूप में हम लेंगे कंसंट्रेट HCl और एक उत्प्रेरक के रूप में हम काम में लेंगे निर्जल ZnCl2। और ये निर्जल ZnCl2 है, ये अभिक्रियाओं में बना हुआ जो जल है उसका अवशोषण कर लेता है। जैसे अभिक्रिया में देखना RCl + H2O, तो ये एल्किल क्लोराइड और ये बन गया जल। ये निर्जल ZnCl2 है, इस H2O को अवशोषित कर लेता है। इस कारण से उत्पाद भाग में उत्पाद की मात्रा कम होने से ये अग्र अभिक्रिया संपन्न होती है। तो अब इसके हम आगे और विस्तार से कल पढ़ेंगे, और इनसे संबंधित कोई आपकी कोई समस्याएं रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।